46 के बारे में हम लोग जानते हैं, ये दोनों सदन में भाग ले सकते हैं, बट वोट देने का अधिकार नहीं है आर्टिकल 88 के तहत। ठीक है, पॉलिटी ही करवा रहे थे। चलिए चलिए, बताइएगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ जो है ना पॉलिटी से ही करवाएंगे, ठीक है। तो कंसस होकर सुनिएगा। मूल संविधान में जो है कुल भाग कितना था? 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8 थी। बिल्कुल सही है। आगे बताना, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। बिल्कुल सही है। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, आगे बताना है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में जो है प्रथम आम चुनाव हुआ था। आगे बताना, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? 1949 मई 1949 को जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। आगे बताना, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। आगे बताना, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1985। सही। आगे बताना है, गवर्नर जनरल ने जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की? क्वेश्चन को अच्छा से सुन लीजिएगा एक बार। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की? यानी अभी आपसे हम पूछ रहे हैं पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का अलग से संविधान होगा, इसकी घोषणा गवर्नर जनरल के द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 जुलाई 1947 को। 46 अगर जो बोल रहे हैं, 46 बोलने से पहले एक बार सोचिएगा तो अपने मन में कहेगा कि नहीं 46 गलती होगा। जब पाकिस्तान है ही नहीं तो फिर 46 होगा कहाँ से? 47 का गलत कौन बोले, सो बताइए। गलत तो नहीं बोले हैं, आवाज आपका नहीं है। ठीक है। 46 कोई बोले थे, वो साउंड आ रहा था। आगे बताना है आपको, ये 26 जुलाई 1947 को जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की जो है घोषणा की गई थी। आगे बताना, कैबिनेट मिशन जो है 1946 के प्रस्ताव पर जो है गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सही। आगे बताना, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी था? 7 था। और किनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और आगे बताना, प्रारूप समिति का गठन जो है कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन जो है कब हुआ था? 29 जुलाई 1948 ये था, 29 अगस्त था। डेट गड़बड़ लग रहा है। इसका प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 सही होगा। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, आगे बताना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक ग्रैनविल ऑस्टिन हो जाएंगे, ग्रैनविल ऑस्टिन। आगे बताना, भारतीय संविधान पर जो है हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। आगे बताना है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है संविधान निर्मात्री परिषद में जो है प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जो है कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख हो जाएगा। सही। आगे बताना है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि यानी कांग्रेस ने स्थिति को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। सही है। आगे बताना है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। बिल्कुल सही है, जॉन मथाई थे। आगे बताना है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? देश के विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को। आगे बताना, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से जो है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बताना, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कहीं 12 देता है, कहीं कहीं 11 भी देता है। ठीक है,
वैसे 12 ध्यान रखिएगा। आगे बताना, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव। सर बी.एन. राव हो जाएगा, सही है। आगे बताना, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी हो जाएंगे। आगे बताना, संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 हो जाएगा। आगे बताना, संविधान सभा की प्रथम बैठक के दिन कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 हो जाएगा, यानी पहले बैठक के दिन महिलाओं की संख्या 9 होगा। और अगर ये पूछा जाए पहले बैठक में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, 211 लोगों ने भाग लिया था, 211, जिसमें से 9 महिलाएं थी। और आगे चल के जो है संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं चुनकर आई? 15। आगे आपको बताना, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को। आगे बताना, भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, सही। आगे बताना है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। आगे बताना, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पहले बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, बाद में जाकर विभाजन के बाद जो है कोलकाता हो जाएगा। नहीं, पहले मुंबई हुआ था, बाद में कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। पहले मुंबई, ठीक है, पहले मुंबई था, विभाजन के बाद जो है कोलकाता है। सर पहले सही तो बोल रहे थे हम, ठीक है। पहले कोलकाता था, बाद में मुंबई हुआ, पहले ही हम सही थे, ठीक है। और आप लोग इतना ना जोर से बात, कोई बात नहीं है, होता है। आगे बताना है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यानी संविधान सभा में जो है वयस्क मताधिकार को जो है 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो है किनके द्वारा किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। आगे बताना, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में, पहले क्वेश्चनों पूरा सुन लीजिए, ठीक है। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी सही आंसर होंगे। आगे बताना, आपको किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ग्रैनविल ऑस्टिन का ही कहना था कि संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किनका कथन था? ग्रैनविल ऑस्टिन का था। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा ही लिखा गया था। आगे बताना, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कितना समय लगा था? ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आगे बताना, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चला था? 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर कुल बहस चला था, ठीक है। आगे बताना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ठीक है बी.आर. अम्बेडकर। आगे बताना, किस किस संस्तुति के आधार पर जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था? कैबिनेट मिशन की संस्तुति, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान का जो है निर्माण किया गया था। आगे बताना है, क्या हुआ? हाँ, कैबिनेट मिशन 1946 जो कि 24 मार्च 1946 को आया था। आगे बताना है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बताना, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी द्वारा दिया गया था? स्वराज पार्टी के द्वारा। कब दिया गया था? 1924 में दिया गया था, 1924 में। और 1934 में जो है व्यक्तिगत रूप से दिया गया था M.N. रॉय के द्वारा, जो कि किस पार्टी के थे? वामपंथी दल के नेता थे, ठीक है, वही वामपंथी हुए, कम्युनिस्ट। आगे बताना, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था? सदस्य 389 हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में जो है प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? अभी जस्ट बोले आंसर, M.N. रॉय के द्वारा। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? M.N. रॉय के द्वारा। आगे बताना, संविधान निर्माण में जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य भारत सचिव कौन थे? हाँ, संविधान निर्माण में कैबिनेट मिशन के सदस्य में से जो है भारत सचिव कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे, पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना है, आप एक बार देख लीजिए अच्छा से,
ठीक है। कैबिनेट, हम क्या बोले, संविधान निर्माण में जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य में से जो है भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस सही है, ठीक है। आगे बताना, हाँ 3 सदस्यीय था कैबिनेट में, 3 सदस्यीय, तीनों में कौन कौन था, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, इसके बाद पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्यीय था। आगे बताना, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो है कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन था। 1946 में जो निर्मित अंतरिम सरकार में जो है कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बताना, कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वायसराय होता है। कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष जो है वो वायसराय होता था उस समय, हाँ, यानी वही गवर्नर होता है, यानी कार्यपालिका परिषद का जो है अध्यक्ष होता था उसमें वायसराय। आगे बताना, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। और दूसरी बैठक कहाँ हुआ था, पुणे में हुआ था, ठीक है। आगे बताना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, सही। आगे बताना है, संविधान सभा के अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हो जाएंगे। अब बताना, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, नहीं, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। अगर इनकी बात करें तो सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है इन्हें मनोनीत किया गया था, फ्रैंको एंथोनी, बिल्कुल सही है, फ्रैंको एंथोनी हो जाएंगे। आगे बताना, संविधान सभा के जो सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा है। किनके द्वारा रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। आगे बताना, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आगे आपको बताना है 12 अनुसूची के बारे में एक बार देखते हैं। प्रथम अनुसूची बताइए क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची बताइएगा, वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख है, ठीक है। आगे बताना, तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण करते समय जो है शपथ का उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची हो जाएगा। चौथी अनुसूची में बताइएगा, नहीं, राज्यसभा, ठीक है, हाँ। चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व यानी सीटों का आवंटन जो है, ठीक है, सीटों का आवंटन वही हुआ प्रतिनिधित्व, वो चौथी अनुसूची। पांचवी बताइएगा, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। आगे बताना, छठी अनुसूची बताइएगा, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इन चारों राज्यों के जो एसटी के लिए प्रशासन का प्रावधान किया गया है। आगे बताना, सातवीं जो है अनुसूची में क्या है, ठीक है। अगर तीनों सूची बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची में कुल कितना सूची है, 3 सूची है। और 3 सूची में क्या संघ सूची में कितना विषय, 100, राज्य सूची में कितना 61 और संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हो जाएगा, ठीक है। 51 हो गया है, 47, 5, 52, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कीर्ति राज सूची का विषय है। आगे बताना है 8वीं अनुसूची में क्या है, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है, सही है। आगे आपको बताना है 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, ठीक है। 10वीं अनुसूची ज्यादा बदल हो जाए, 11वीं बताइएगा, ठीक है। पंचायती राज 12वीं बताइएगा, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। आगे बताना, अनुच्छेद यानी सॉरी भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक, 1 से 4 तक है। और भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा। आगे बताना, भाग 2 में क्या है, नागरिकता अनुच्छेद कहां से कहां तक, 5 से 11 तक। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में बताइएगा, नीति निर्देशक तत्व जो कहां से कहां तक, 36 से 51 तक हो जाएगा। भाग 4 का क बताइएगा, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क, ठीक है। भाग 5 बताइएगा, संघ अनुच्छेद कहां से कहां तक, 52 से 151 तक, ठीक है। आगे बताना है भाग 6
राज्य और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 152 से लेके 151, 152 से लेके 237 तक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना भाग 7। संघ एवं राज्य भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया है। संविधान का एकमात्र भाग जिसे निरस्त किया गया वो भाग 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे जो आर्टिकल 238 में था, जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो थे वो इसमें वर्णित था। आगे बताना भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र बिल्कुल सही है। भाग 9 पंचायत, भाग 9 का क नगर पालिकाएं और भाग 9 का ख सहकारी समितियां, भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा। भाग 11 बताइएगा। राज्य और संघ का संबंध। हाँ, केंद्र राज्य संबंध बिल्कुल सही है। केंद्र राज्य संबंध जो हो जाएगा किसमें? भाग 11 में। देखिए इसमें जो है भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 निरस्त है, भाग 8 में संघ राज्य एक साथ है। ठीक है, केंद्र और राज्य। और इसके साथ साथ जो है भाग 9 में बताया आपको पंचायत, भाग 9 के क में बताया आपको नगर पालिकाएं और भाग 9 के ख में बताया आपको सहकारी समितियां, भाग 10 में बताया आपको SC ST। ठीक है, आगे बताया भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध हो जाता है। ठीक है, आगे बताना भाग 12 में क्या है? ठीक है, वित्त संपत्ति और संविदाएं जो है किस भाग में हो जाएगा? भाग 12 में। आगे बताना भाग 13 में क्या है? ठीक है, भाग जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य का समागम जो होता है वो किस भाग के तहत है? भाग 13। भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र और राज्य के बीच अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्य के बीच जो है अधीन सेवाएं, यानी संघ राज्य की अधीन सेवाएं होती है। जैसे UPSC BPSC जो है ये सभी, हाँ, यानी लोक सेवाओं की बात करते हैं, जो किस भाग में हो जाएगा? भाग 14 में हो जाएगा। भाग 15 बताइए क्या हो जाएगा? निर्वाचन हो जाएगा। भाग 15 जो आर्टिकल कितना 324 से लेके 329 तक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है भाग 16। भाग 16 में क्या हो जाएगा? तो कुछ वर्गों के संबंध में जो है विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। हाँ, आरक्षण से ही संबंधित है। आगे तब ना कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया तो वो आरक्षण ही हुआ। आगे तो ना भाग 17 में क्या है? राजभाषा। राजभाषा किस भाग में है? भाग 17 में। ठीक है, भाग 18 बताइएगा। आपात उपबंध और आपात उपबंध कहाँ से कहाँ तक? 352 से लेके 360 तक है। और भाग 17 कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक हो जाएगा भाग 17। ठीक है, आगे बताना है भाग 19। भाग 19 से प्रकीर्ण है, जो 361 से लेके 367 तक हो जाएगा प्रकीर्ण। ठीक है, आगे बताना भाग 20 संविधान संशोधन, जो आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल 368 हो जाएगा संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बताना है भाग 21। भाग 21 प्राकृतिक। तो अस्थायी संक्रमणकालीन हुआ विशेष उपबंध जो है, यानी विशेष राज्यों का दर्जा जो दिया गया है 10 राज्य को जो दिया गया है, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 371 के अंतर्गत पड़ता है। और भाग में बोलेंगे तो भाग 21 के अंतर्गत हो जाएगा। जैसे कि पूछा जाता है 371 के क में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त? गुजरात। देखिए, आपसे हम पूछे, गलत बोल रहे हैं हम। आर्टिकल 371 का क पूछे हैं, 371 के क में क्या हो जाएगा? विशेष राज्य का दर्जा 371 की क में नागालैंड को है। ठीक है, और नागालैंड के बाद है असम, असम के बाद है मणिपुर। ठीक है, इसके बाद है आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा, और इसके बाद है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय को। ठीक है, ABCD में क्रम में बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद है आगे हो जाएगा सिक्किम को, उसके आगे है जो है मिजोरम, इससे पहले मणिपुर, हाँ मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपको गोवा। ठीक है, और उसके बाद कर्नाटक। ठीक है, ये टोटल जो है विशेष राज्य के दर्जा जिन जिन राज्यों को प्राप्त है उसका आर्टिकल का ट्रिक अगर जिनको लिखना है लिख सकते हैं। नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल। ठीक है, हंसी थोड़ा आया होगा। ठीक है, नाम बोले तो नाम NAM लिखिएगा, जैसे बता रहे हो वैसे लिखेगा। क्या क्या
मतलब विशेष राज्य के दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा है ना। आर्टिकल 371 के ए में देखिए क्या है। 371 के ए में तीनों है, तीनों ठीक है। 2 राज्य और हो सकता है, ठीक है। गुजरात तो है। ऐसे ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन कभी मैचिंग टेस्ट में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 371 के ए में नागालैंड। देखिए मेरा क्या है, हम लुसेंट नहीं वैसे नहीं पढ़ते हैं, ये जान लीजिए, बताते हैं आपको। पहले ये सेट प्रैक्टिस से जो है ना, जितना भी क्वेश्चन है उस सबको सेट किया हुआ है, ठीक है। हम बताए नाम NAM, ठीक है। नाम NAM, नाम हो गया आपका, लिखिएगा, ठीक है। आपका, हाँ अंग्रेजी में लिखे ना AAP, नाम आप का अलग साइलेंट कर लीजिएगा, का हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक। का साइलेंट हो जाएगा। नाम आपका हो गया AAP हो जाएगा, आप का साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। आपका सिमी आलू, सिमी अब हिंदी में चलिए, सिमी, ठीक है। आलू गोभी कटहल, ठीक है। यानी सिम आलू गोभी कटहल जैसे बोलते हैं, ठीक है। अब सबका फुल फॉर्म बताते हैं। N फॉर नागालैंड, A से असम, ठीक है। M से मणिपुर, ठीक है। नाम हो गया नागालैंड, असम, मणिपुर। अब नागालैंड, असम, मणिपुर ABC हो गया। और आगे आप में पहला A में है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, आंध्र प्रदेश। पहला ए में हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आप लिख लिए इसीलिए बोला गया। पहला ए में आंध्र प्रदेश राज्य को है, और अगला ए से हो जाता है, AP से हो जाता है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है। आपका काम खत्म है, का साइलेंट है। इसके बाद C से सिक्किम, मी से मिजोरम, सिमी का भी काम खत्म। C से सिक्किम, मी से मिजोरम, C से सिक्किम, B से मिजोरम, इसलिए सिमी बोले हैं, सिम नहीं बोले हैं, सिमी। आलू से अरुणाचल प्रदेश, आलू से अरुणाचल प्रदेश। गोभी से गोवा, और कटहल से कर्नाटक, कटहल से कर्नाटक। अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए क्या हुआ, ठीक है। चलिए अब जो है ना भाग 22वां भाग बता दीजिए एक बार। तो संक्षिप्त नाम वगैरह जो भी है, प्रारंभ जो है हिंदी में, प्राधिकृत पाठ वगैरह ये सब जो है 22वें भाग में है। अब अनुच्छेद की चर्चा करें एक एक करके। जिनको याद होगा थोड़ा सा उब जाइएगा कि याद है, फालतू में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये जान लीजिए ऐसा सेक्शन है जो आपको अभी तक जितना बोले हैं ना, इसमें से 3-4 को क्वेश्चन 100% तय है। अभी भाग अनुसूची बोले है ना, इसमें से 3-4 प्रश्न 100% तय है, ये जान लीजिएगा। आगे अनुच्छेद की बात करते हैं। क्या हुआ, कहीं छूट गया क्या? अच्छा सर फिर से काशी में आलू गोभी कटहल, हाँ, तो डिटेल तो लिखवा तो दिए। क्या चीज के बारे में बताया? ये 371 के क में विशेष राज्य का दर्जा दिया। विशेष राज्य का दर्जा, जो कि आर्टिकल 371 का ABCD से लेके आप कंटिन्यू तक जाइए, ठीक है। भाग सारा किसे नहीं? हाँ, भाग 21 में ही होगा, ठीक है। भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक होता है। तो 371 कहाँ आएगा, भाग 21 में ही ना आएगा, ठीक। 69 से 392 जाएगा तो भाग 21 में ही आएगा, ठीक। हाँ हाँ ABCD, चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद का। अनुच्छेद 1 में बताइए क्या है। राज्यों का संघ, संघ एवं राज्य क्षेत्र का नाम है, ठीक है। आगे बताना अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में बताए थे नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 3 का। इसके साथ साथ है नए राज्यों का निर्माण या फिर वर्तमान राज्यों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। ये अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। 2-3 में अंतर, नए राज्यों का प्रवेश करने की बात है, प्रवेश करने की बात है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं से प्रवेश, जैसे 2 राज्य है, जैसे आंध्र प्रदेश और से तेलंगाना राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना था, नए राज्य का निर्माण हुआ, न कि प्रवेश हुआ,
ठीक है। तो नए राज्य का निर्माण करने का इससे हो गया, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ। अगर नए राज्य का निर्माण किया जाता, ठीक है, हाँ, जैसे किसी दूसरे प्रांत से लेकर जो है नया राज्य को यदि हम बनाते, नया राज्य का प्रवेश होता या फिर स्थापना होता, उस स्थिति में आर्टिकल 2 होगा। नहीं तो जैसे कि वर्तमान राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन, यानी कोई राज्य था उसके नाम में परिवर्तन कर दिए, यानी बाउंड्री चेंज कर दिए, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही होगा। क्या सिक्किम जो मिला था भारत में, आर्टिकल 2 ही ना होगा, ठीक है। हाँ, पहले राज्य का दर्जा दिया गया था और बाद में जाके जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कैमा संविधान संशोधन के तहत 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, और राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 74, ठीक है। आगे बताना आपको 4, तो 1, 2, 3 को मिलाकर 4 है। आगे बताना है अनुच्छेद 5 में क्या है। तो संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता यानी प्रारंभ में नागरिकता की बात करते हैं, वो अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 बताइएगा। पाकिस्तान से आए व्यक्ति को नागरिकता, ठीक है। ये है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता किसके तहत है? 6 के तहत। और यहाँ से जाने वाले, पाकिस्तान जाने वाले को 7 के तहत, यानी पहले वेलकम करिए फिर भगाइए, ठीक है। यानी कहने का तो पहले आने वाला 6 में और जाने वाला 7 में। आगे बताना है आर्टिकल 9 में क्या है। नहीं, नागरिकता का लोप नहीं, कहने का मतलब अगर दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण करते हैं तो यहाँ की नागरिकता नहीं रहेगी। 9 मतलब नहीं रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 9 में क्या हो जाएगा? नागरिकता का नहीं होना, यानी दूसरे देश की नागरिकता यदि ग्रहण करेंगे तो यहाँ का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आगे बताना है अनुच्छेद 10। तो नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, यानी कंटिन्यू जो है नागरिकता ये बना रहेगा, नागरिकता का बना रहना, ये अनुच्छेद 10 के तहत। अनुच्छेद 11 बताइएगा। तो नागरिकता के संबंधी जो भी विधि विधान जो है वो कौन बनाएगा? संसद के द्वारा बनाएगा, ठीक है। आगे बताना है अनुच्छेद 12 में क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग जो है राज्यों की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अनुच्छेद 13 बताइएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधि जो होती है संसद के पास, वो किस आर्टिकल के तहत है? 13 के तहत। और अनुच्छेद 14 बताइए। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जिसमें हम बार बार बताते हैं विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से? विधि के समक्ष समानता, हाँ, ब्रिटेन। और विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान। अनुच्छेद 15 बताइएगा। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव, बिल्कुल सही है, भेदभाव प्रतिषेध हो जाएगा। आगे बताना अनुच्छेद 16, अवसर की समानता, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 बताइएगा। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत। आगे बताना है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना अनुच्छेद 19 का। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 है। और अनुच्छेद 19 के क में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, और इसी के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए में है। एक बार इसका जी तक चलते हैं। 19 का ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 19 के बी में क्या हो जाएगा? ठीक है, शांति पूर्वक जो है यानी बिना हथियार के जो है आप सभा यानी लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। 19 के सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में बताइएगा। देश के किसी भी कोना में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 का ई में बताइएगा। कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। 19 के एफ में बताइएगा। एफ खत्म हो गया है। संपत्ति के अधिकार को जो है जिसे वर्तमान में कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 का तहत कर दिया गया है। अनुच्छेद जी में बताइए। 19 का जी में तो जीविका पार्जन के लिए जो है व्यवसाय। एक बार सभी लोग हम जैसे बताते हैं वैसे सुन लीजिएगा। पहले बात करते यदि आपको बोलने आता है, ठीक है, तो बोलने आता तो आप लोगों को एक जगह बैठा सकते हैं, बुला सकते हैं, लोग आपको सुनने के लिए जरूर आएंगे। तो ए के साथ बी हो गया। 19 का ए में क्या हो गया? बोलने की स्वतंत्रता। 19 के बी में क्या हो गया? अगर आपको बोलने आता है तो लोगों को आप बुला सकते हैं, लोग आपको सुनने के लिए आएंगे, मतलब क्या होगा? सभा, बुलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। उसमें भी हथियार लेके तो नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। चलिए, बी का काम खत्म है। अगर आपके पास आपको बोलने आता है, आपके पास लोग यदि एकत्रित होते हैं तो आप क्या करेंगे? सभा या समूह या संगठन बना सकते हैं। क्या? सभा या समूह संगठन बना सकते हैं। तो कहने का 19 का सी भी हो गया। तीनों समझ गए होंगे रिलेट करके। अगर आपको सभा समूह यदि बना लिए यानी कोई पार्टी बना लिए
उसके बारे में लोगों को जानकारी तो होना चाहिए ना। और जानकारी क्या घर में बैठे बैठे थोड़ी होगा, उसके लिए जाके आपको जगह जगह पे जाके बताना होगा। इसका मतलब देश के किसी भी कोना में आवागमन की स्वतंत्रता 19 का डी में हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब कहीं देश के किसी भी कोना में आप जा रहे हैं, हो सकता है कोई जगह आपको अच्छा लग जाए और हो सकता है वहां पे आपके समर्थक कुछ ज्यादा मिल जाए, तो आप क्या कीजिएगा, वही बस जाइएगा। तो देश में के किसी भी कोने में बसने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में हो जाएगा, 19 का ई में हो जाएगा। आगे अगर आप कहीं भी बसते हैं, आपके पास लोग है, व्यक्ति है, तो आप क्या करेंगे, पैसा आमदनी तो जरूर होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबका पैसा आप ही अपने पास रख ले, तो इसी को बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, जिसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, निरस्त करके, यानी कि जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया है। आगे जब आप नहीं यानी संपत्ति नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम आपको उतना तो चाहिए जितना में आप जीविका पार्जन कर सकते हैं। तो जीविकोपार्जन के लिए जो है आप व्यवसाय या कुछ भी कर सकते हैं, वो आर्टिकल 19 के जी में है। आप एक कहानी के टर्म में ABCD EF G तक जो है आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल 20 में क्या होगा। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या हो जाएगा, अपराधों के संबंध में जो है दोष सिद्धि का संरक्षण हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है अनुच्छेद 21 में क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 के क में क्या है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। आगे बताना अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या हो जाएगा, कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22 हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, देखिए वो एक प्रकार का बंदी प्रत्यक्षीकरण जो बोलते हैं, वो रीट के अंतर्गत आता है ना। ठीक है, वो रीट के अंतर्गत आता है। ठीक है, हो जाएगा 20 में। नहीं, किसी व्यक्ति को बंदी अगर बोले ना, तो वो आर्टिकल 20 के तहत होता है। उसको व्यक्ति को जो है 24 घंटा के अंदर अंदर जो है किसी भी न्यायालय, हाँ तो हम क्या बता रहे हैं, किसी भी न्यायालय में जो है आप प्रस्तुत कर सकते। इसमें भी था ना, उसके आधार पर किसी को संरक्षण दे सकता है। देखिए अपना मन से वकील हम क्या बताएं, देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो मिलता है वो होता है आपको 20 में, यानी आप क्राइम किए हैं उससे संबंधित कोई भी संरक्षण की यदि बात करते हैं वो 20 में है। आप क्राइम कर लिए, उसका यदि पकड़े जाते हैं यानी गिरफ्तारी की बात करते हैं, तो गिरफ्तारी से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आर्टिकल 22 में है, यानी 22 में है। आगे बताना अनुच्छेद 23 में क्या है, बलात्कार, मानव दुर्व्यापार या फिर बलात्श्रम हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 में बताइएगा। ठीक है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कहने का मतलब है ये बाल श्रम हो जाएगा। ठीक है, बाल श्रम यानी बालकों के लिए, बच्चों यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काल कारखानों में काम नहीं लगा सकते, काम पे नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 25 बताइएगा। 25 में वही धार्मिक स्वतंत्रता का, ठीक है, धर्म को अबाध रूप से मानने, यानी आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। ठीक है, आगे बताना है 26 में बोल ही लीजिए। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 26 में क्या है, धार्मिक जो है यानी कोई भी आपका जो भी जैसे काम है उस चीजों को आप कर सकते हैं 26 में। ठीक, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार जो है आप 26 में कर सकते हैं प्रचार प्रसार। इसके बाद है 27, और 27 में क्या होता है कि आप जो है कोई भी धार्मिक कार्यों के लिए चंदा यदि वसूलते हैं, कहने का जैसे यज्ञ महायज्ञ के लिए चंदा जो वसूलते हैं उसमें सरकार को आप टैक्स नहीं देंगे, यानी टैक्स फ्री होगा, वो 27 में। और अनुच्छेद 28 में क्या है, तो किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी धर्म विशेष का जो है शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, वो 28 में हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में बताइए क्या है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का जो है विशेष यानी हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 30 में क्या हो जाएगा, तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों का जो है स्थापना, शैक्षणिक संस्थानों का जो है स्थापना वो किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 30 में हो जाएगा। अनुच्छेद 31 बताइएगा। 31 भी था, 31 भी संपत्ति के अधिकार से संबंधित था जिसको समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 32 बताइएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। सही है, आगे बताना है आपको। अनुच्छेद 38 बताइए। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 के तहत है। और 36 के तहत क्या था, अनुच्छेद 36 के तहत तो राज्यों की परिभाषा है जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग राज्य का परिभाषा। आगे आपको बताना अनुच्छेद 39 में क्या है, तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, वो आर्टिकल 39 में है, जिसमें 39 के क में क्या है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता जो है किसमें है, 39 के क में। 39 के क में। 39 का ख में बताइएगा।
धन वितरण। हाँ 39 के ख में बात करते हैं समाज के भौतिक संसाधन, सुन लीजिए पहले, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण की बात करते हैं। 39 का ख में है। 39 के ग में ये धन का समान वितरण होगा। 39 का ग, ठीक है। आगे बताना है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 41 बताइएगा। लोक शिकायत सहायता, ठीक है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आगे बताना अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग, ठीक है। कुटीर उद्योग हो जाएगा, सही। आगे बताना आपको अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी समान सिविल संहिता, ठीक है। एकमात्र राज्य किस राज्य में है? गोवा में। अनुच्छेद 45 बताइएगा। दुर्बल वर्गों के लिए मतलब अनुच्छेद 45 हाँ 0 से 6 वर्ष के 0 से 6 वर्ष के, हाँ यानी 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जैसे कि आंगनबाड़ी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हो जाएगा? अनुच्छेद 45 ना 45। अनुच्छेद 46 में बताइए क्या है? वही दुर्बल वर्ग, दुर्बल वर्ग है यानी SC ST में दुर्बल वर्ग जो है इस कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 46 के तहत है। यानी कहने का मतलब आप देखते हैं राज्य में SC ST से जो भी बिलोंग करते हैं उनको विशेष प्रावधान दिया जाता है, यानी उन लोगों को दुर्बल वर्ग में रखा जाता है। यानी कुछ भी होता है तो उन लोगों को विशेष जो है नहीं कहा जाता है। गांव घर में डर भी लगता है सब लोग को, केस उस भी कर दे तो मतलब कहा जाता है नहीं लगना चाहिए। तो वही वो आर्टिकल 46 जो है उनको संरक्षण प्रदान करता है, ये ध्यान रखना है। और आर्टिकल 47 बताइए क्या है? राज्य जो है पोषाहार के स्तर को जो है उच्च बनाए रखने का काम करेगा। और इसी के तहत जो है बिहार में शराबबंदी जो है आर्टिकल किसके तहत है? अनुच्छेद 47 के तहत है। यानी कहने का मतलब जो है केंद्र सरकार चाहकर भी चाहे तो बिहार में शराबबंदी को चालू करना नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि राज्य का ये अधिकार है कि राज्य के पोषण स्तर को जो है वो सदा जो है ऊंचा बनाए रखेगा। आगे बताना है अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। 48 का क में बताइएगा। पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक, ठीक है। यानी कहने का 50-50 की बात करते हैं, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की बात करते हैं। अनुच्छेद 50। आगे बताना अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति। अगर अनुच्छेद हम बात किए 51 का, अनुच्छेद 51 है विदेश नीति, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता के रूप में भी जानते हैं। विदेश नीति कौन? आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51 की कौम में सभी लोग को पता होगा क्या होता है? मौलिक कर्तव्य, जो किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया। आगे बताना अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 53 ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया जो कि किस पद्धति पे आधारित होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति पर आधारित होता है, ठीक है। अनुच्छेद 56 बताइएगा। राष्ट्रपति का पद अवधि यानी ठीक है, पद अवधि यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो हो जाएगा 56 के तहत। राष्ट्रपति का जो है 57 बताइए क्या? दोबारा निर्वाचन यानी अगर कार्यकाल समाप्त होगा दूसरे के लिए चुने जाएंगे ना 57 के तहत। और दूसरे के लिए कब चुने जाएंगे? जब वो योग्य होंगे। तो 58 में योग्यता की बात करते हैं, ठीक है, योग्यता। और 59 में क्या हो जाएगा? दशा स्थिति। और 60 में क्या हो जाएगा? शपथ। 100 से 60, 100 से शपथ, यानी राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में? 60 में। और शपथ ले लिए फिर उनको हटाने की बात करते हैं अब, तो महाभियोग 61 हो जाएगा, ठीक है। 61 महाभियोग हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं अनुच्छेद 62 में बताइए क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में जो उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि, ये सभी जो है क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 62 के तहत हो जाएगा। जैसे कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो कम से कम कितने यानी कितने समय में अधिकतम जो है चुनाव होना चाहिए? 6 महीना के अंदर अंदर होना चाहिए। ये आर्टिकल किसके तहत है? ठीक है। आगे बताना अनुच्छेद 63 बताइएगा। भारत के लिए जो है एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 64 बताइएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा, सही है। आगे बताना 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कहने का मतलब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की उपस्थिति में जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
कार्य कर सकता है। किसके तहत है? 65 के तहत है। 66 बताना है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो हो जाएगा 66 के तहत। और 67 में क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाएगा 67 में। आगे बताना 69 उपराष्ट्रपति का चुनाव। 69 पूछे, 68 नहीं पूछे। हो जाएगा शपथ। बिल्कुल सही, उपराष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा किसमें? आर्टिकल 69 में हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है अनुच्छेद 72 में अनुच्छेद 72 में क्षमादान की राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान की शक्ति किसके तहत हो जाएगा? 72। आगे बताना 74 मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो है मंत्री परिषद होगा 74। आगे बताना 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। आगे बताना अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। आगे बताना 78 में क्या करता है? हाँ, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, यानी कोई भी काम करे तो आप राष्ट्रपति को जो है जानकारी देंगे। ये किस आर्टिकल में है? 78 में है। ठीक है, आगे बताना 79 सभी लोग को पता होगा। संसद की संरचना की बात करते हैं 79। आगे बताना 80 में क्या है? ठीक है, राज्यसभा का गठन। 80 में लोकसभा। देखिए हम 80 2 बार पूछे हैं। ठीक है, 80 में राज्यसभा हो जाएगा, 81 जो हो जाएगा लोकसभा। हम जानते हैं मन में जो है ना तुरंत आगे चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे एक चीज और जरूरी बात थोड़ा बता देते हैं आप लोग के लिए। अभी आप लोग का बैच तो 2 बजे से ना है। 2 बजे से पहले जो भी लोग यहाँ रूम लेके रहते हो या आसपास में रहते हो, फिलहाल अभी से एग्जाम तक जो है दिन में सोने का सिस्टम खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं कुछ लोग हैं रात में देर रात तक जगते हैं, सुबह देर तक सोएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सोचते हैं बैच तो 2 बजे से है, आसानी से जा सकते हैं। सोने का सिस्टम जो है अभी से खत्म करके चलिए। माइंड को कम से कम इस बात को समझाइए कि आपको इस समय में एग्जाम देना है। ये समझिएगा प्रैक्टिकल ही है। इंसान के जीवन में यदि इंसान बेड पे जाता है, यानी इसका मतलब दिमाग में सेट है कि सोने के लिए आया है। आप देखिए ना रात में, यानी रात में सीधा देखिए, कुछ भी हो आप कितना भी कोशिश करिए रात में जगने का, नहीं ना जग पाते हैं। क्यों नहीं जग पाते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग से हम सोते आए हैं। ठीक है, और माइंड में सेट है रात हो गया अब सोना है। ठीक है, बस वही चीज है। उसी तरह से यदि आप दिन के समय में यदि अभी से सोने का जैसे आदत डाला हुआ है, आप दिन में आपका एग्जाम समझिए 5 घंटा 6 घंटा लगभग आप कंटिन्यू एग्जाम हॉल में रहिएगा। कम से कम उस समय को यानी एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना सीखिए अभी से। ठीक है, और अभी से कोशिश करिए एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है। भले ही आप लोग का भले ही बैच टाइम 2 बजे की बात है, ठीक है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग आप ढल के चलिएगा। जिससे क्या होगा, कम से कम माइंड में ये चीज सेट रहेगा, नहीं इस समय में जो है हमें सेट बना रहे थे या फिर क्वेश्चन बनाना है। ऐसा ना हो कि पता चले सोने का आदत है, एग्जाम हॉल में कितना भी चाहिएगा आप, फिर भी आपको जो है ना, हाँ अब हम सीधा समझते हैं वो एग्जाम का प्रेशर तो अलग रहेगा। दूसरी बात क्या है, जिनका जो भी तैयारी है अभी से थोड़ा सा प्रेशर कम करके पढ़िए। आसानी की बाप करके खूब पढ़ना है। प्रॉपर हम बताते हैं ना, ज्यादा बाप करने से कुछ नहीं होता है। अगर इतना दिन में कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं कर पाइएगा। यही है बस, प्रॉपर वे में नींद जरूर लीजिएगा सभी लोग। समय से सोइए, समय से उठिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना ही पढ़िएगा एडजस्ट करेगा। 4 घंटा पढ़िए, अच्छा से पढ़िएगा, काफी है। ठीक है, ऐसा बस सिर्फ क्या है, तरीका को बदल लेना है। बस तरीका यही करना है कि एक टॉपिक को, हमें जो टॉपिक देख रहे हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है, जो टॉपिक आप सेट बनाते हैं सेट में गलत होता है। ठीक है, इतना तो जरूर आप समझ रहे होंगे, इतना दिन सेट बनाए तो जरूर पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है गलत हो रहा है, उस टॉपिक को खास करके विशेष फोकस करिए और उस पर विशेष फोकस करके सिर्फ उसी पे उसको जो है ना, कहने का मतलब डे बाय डे शेड्यूल कर लीजिए कि आज इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी की बात करें, अनुच्छेद का टारगेट करिए, एक दिन में सारा अनुच्छेद कंप्लीट करना है। एक दिन में अगर सोचेंगे क्यों नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। 2 घंटा कंसस होकर पढ़ लीजिएगा ना, 2 घंटा में लगेगा कि जो लगभग चीज याद हो गई याद। लेकिन अगर आपको पूरा नहीं होगा तो रात में सोने से पहले एक बार देखिएगा, समझिए 100% हो जाएगा। आप दिन में एक बार पढ़ लीजिए, रात में एक बार सोने से पहले रिवाइज कर लीजिए। जब तक कोई भी चीज को 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपका जो है अपना नहीं होगा। अपनाने के लिए उसे समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग सभी लोग चलिएगा। कल सभी लोग का टेस्ट होगा ना, कल सभी लोग का टेस्ट है, तो टेस्ट में सीधा मन में बना के आइएगा घर से कि हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं।
जो भी नंबर आए ईमानदारी पूर्वक सभी लोग टेस्ट दीजिएगा। अगल बगल में कुछ भी हो, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, बगल में कोई लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो मजाक में लेके सोचते हैं एग्जाम थोड़ी है, दिखा जाता ही है। ये ह्यूमन नेचर बताते हैं आप लोग को, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है आप सोचिएगा नहीं बन रहा है, अगर बगल में कोई दोस्त बैठे हुए हैं पूछियो लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, होता है ऐसा, ठीक है। इस चीज को मानिएगा सभी लोग। इसलिए कोशिश करिए एग्जाम के माहौल के अकॉर्डिंग, सीधा हम एग्जाम में है, न किन्हीं से पूछना है, न किन्हीं को बताना है, अपने से मतलब रखना है। सिर्फ कंसंट्रेट करके देखिए कि आप अभी कहाँ पे हैं, आपकी स्थिति अभी क्या है। जब तक आप ईमानदारी से टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है। तो सभी लोग अपना अपना टेस्ट, सीधा सोचिएगा एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर को भी अच्छा से सभी लोग बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़ के। ऐसा नहीं जानते हैं कुछ हो तो ABCD रंग देना है इंग्लिश में भी। आप इतना जान लीजिए, इंग्लिश नहीं भी आता है ना, जिनको सिर्फ पढ़ने आता है ना, तो आप सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको लग जाएगा सुटेबल यहाँ पे क्या एरर होगा या यहाँ पे कौन सा वर्ड आने वाला है, ठीक है। आप इस चीज को सोच के, कम से कम सोच के बनाइएगा, तो जो जानते हैं वो तो कम से कम सही होगा। और ABCD रंग दीजिएगा तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। वही चीज है ना, आप जो जान भी रहे थे जो सही होता है वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन करके अगर पॉसिबल हो, और एग्जाम को अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन का तरीका जानिए। पहले आप कुछ नहीं करिएगा, सभी लोग से बोल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन क्या करिएगा, पहले आप जितना क्वेश्चन जानते हैं बस उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और इतना इस चीज ये जरूर है कि क्वेश्चन अगर ठीक ठाक से, यदि जैसे बैलेंस क्वेश्चन रहती है तो आप 60 क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच जाइएगा। और 60 क्वेश्चन तक जो भी लोग पहुंच जाएंगे, एग्जाम में पहुंच जाएंगे, उनका रिजल्ट 100% होगी, ठीक है। 60 क्वेश्चन तक यदि कंफर्म पहुंच गए तो 100% रिजल्ट होगा। और उसके बाद क्या, फिर री अटेम्प्ट यदि हम देखते हैं तो भारी वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी बाद में आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने हाई हो जाएगा कि नहीं अब तो रिजल्ट होने की स्थिति हो गई है। कुछ क्वेश्चन जो आपको टफ भी लगेगा वो क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करना है कि 10 क्वेश्चन ऊपर से देखे, 10 क्वेश्चन टफ लगा, अब दिमाग माइंड में यही होता है प्रेशर। अच्छा तैयारी वाले लोग भी गड़बड़ा जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाने के कारण। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन 10 को टफ नजर आ रहा है, या फिर जो क्वेश्चन देख रहे हैं नजर पड़ता लगता है पता ही नहीं है, आप छोड़ दिए, स्किप करिए, लास्ट से शुरू करिए बनाना। आप कहीं से भी बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपको समय नहीं कि इस समय में यही क्वेश्चन बनाना है। आप जहां से आपको जो भी क्वेश्चन लगे आप वहां से बनाना शुरू करिएगा। कोशिश करिएगा एग्जाम में स्टार्टिंग दौरान प्रेशर से बचने का, ठीक है। अगर प्रेशर आ गया माइंड को सीधा सीधा पता है, अगर माइंड को जैसा आप निर्देश दीजिएगा वैसा ही करेगा। अगर मन में इस बात को सेट कर दिया नहीं क्वेश्चन भारी है तो कितना भी आसान रहेगा फिर भी आपके दिमाग में भारी ही चलेगा। आप जानते हैं ना, अगर बहुत सारे लोग का ऐसा स्थिति रहता है, अगर क्वेश्चन जिस दिन वो रैंक में अगर रेगुलर आ रहे हैं, जिस दिन रैंक में नहीं आते उस दिन उनके कहना पड़ जाता है क्या कि क्वेश्चन है आज जो है ना थोड़ा मतलब उल्टा पुल्टा सेट था। ये नेचर है अपना, यानी कहने का अपनी कमी को नहीं जान रहे, लेकिन इस चीज को निकाल देंगे कि कहीं ना कहीं कमियां है, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ है, वो टफ और आसान है। माइंड में इस बात को भी सेट करिएगा कि क्वेश्चन आसान है तो सभी के लिए आसान है, टफ है तो सभी के लिए टफ है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज को आप पढ़ के जा रहे हैं वही उसी चीज को बाकी सब लोग भी पढ़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं बाकी सब जो है स्वर्ग लोक में जाके थोड़ी ना पढ़े हैं, यही सब लोग सब कुछ पढ़े हैं और वही उसी चीज को पढ़ रहे हैं, तो फिर घबराने की क्या जरूरत है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी ये सब पॉइंट बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं, ऐसे भी हम जानते हैं BPSC का नाम सुन के सभी लोग पहले से ही परेशान है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद कहाँ तक थे अभी? 80 तक थे, छोड़ देते हैं पेन किन का था? पेन नहीं